नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने कभी कहा था कि सिस्टम में एक ईमानदार आदमी आ जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, नेता नगरी परेशान हो जाती है। आज सिस्टम में, जी हाँ, आज सिस्टम में एक ईमानदार आदमी आया तो मोदी परेशान हो गए। मोदी ही नहीं, अमित शाह परेशान है, एकनाथ शिंदे परेशान है, देवेंद्र फडणवीस परेशान है। और आप समझ गए होंगे मामला क्या है। अब जब से शिंदे साहब के मामले की सुनवाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराने की मामले की सुनवाई ये शख्स यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब कर रहे हैं, तब से लगातार शिंदे कैंप के, फडणवीस कैंप के, बीजेपी के बड़े से बड़े जो वकील अपनी दलीलें दे रहे हैं, उस पर सवाल रमन्ना साहब उठा रहे हैं। और हर सवाल पर जैसे झटके लग रहे हों फडणवीस को, शिंदे को और यहां तक कि दिल्ली दरबार को। अब रमन्ना साहब इसी 26 अगस्त को, जी हां 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले अगर रमन्ना साहब ने अपना फैसला सुना दिया तो ऐसा लगता है उनके तेवर देख के, उनके तल्ख सवाल देख के, कि महाराष्ट्र में बाजी पलट सकती है, महाराष्ट्र में खेला बदल सकता है। और ये शिंदे जो तिगड़म लगाकर, साजिशें रचकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं या बिठाए गए हैं, ये कुर्सी से उतर सकते हैं। अब दोस्तों, आज सुनवाई में रमन्ना साहब ने इलेक्शन कमीशन के दखल पर भी सवाल उठा दिए। और जब ये सवाल उठाए जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 440 वोल्ट का करंट दिल्ली दरबार को भी लग रहा हो, मुंबई में मंत्रालय में भी लग रहा हो। और इसीलिए आज का ये जो सुपर एपिसोड है, इसमें फिर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं अशोक वानखेड़े, महाराष्ट्र के सबसे बेखौफ पत्रकार। और मैं कई बार कह चुका हूं कि जब खुलासे करते हैं, धमाके करते हैं, तो सरकार घबराती है। तो आप इनको भी सुनेंगे, लेकिन वानखेड़े साहब के धमाके सुनने से पहले ये जान लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने किस तरह से सवाल उठाए और कैसे झटके लगे बीजेपी को, एकनाथ शिंदे कैंप को। अब दोस्तों, क्योंकि देश की फाइनेंशियल कैपिटल, देश के हाईएस्ट जीडीपी स्टेट महाराष्ट्र में सरकार का फैसला होना है, सरकार के भविष्य का फैसला होना है, इसलिए दोनों पक्षों की तरफ से एक से बढ़कर एक वकील अदालत में थे। और ठाकरे कैंप की तरफ से जहां कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी हैं और भी कई वकील हैं, शिंदे कैंप जिसको बीजेपी की फुल बैकिंग है, उसमें हरीश साल्वे, देश के नंबर 1 वकील, महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के लड़के, और भी कई बैटरी ऑफ लॉयर्स थे। लेकिन तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर का पक्ष रखने के लिए, और आज देश के एक और बड़े वकील अरविंद दत्तार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी कुल मिलाकर सरकार ने, मोदी सरकार ने एक से बढ़कर एक वकील को आज अदालत के सामने रखा। अब यूं तो कहें कि चीफ जस्टिस पर ऐसे वकीलों की अगर महफिल हो तो दबाव बहुत होगा, लेकिन जब आदमी की रीढ़ की हड्डी होती है तो फिर ऐसे दबाव काम नहीं करते। और अरविंद दत्तार को जिस तरह की बाउंसर्स आज फेंकी हैं चीफ जस्टिस ने, उन्हें याद रहेगा। अब दोस्तों, कल मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस तरह से देश के सबसे बड़े वकील, जिन्हें माना जाता है हरीश साल्वे, मौजूदा वक्त में किस प्रकार से उनको चीफ जस्टिस ने सवालों में घेरा। इतना घेरा कि हरीश साल्वे कहीं ना कहीं अटकने लगे। और जस्टिस साहब ने साल्वे साहब से ये तक कह दिया कि ये जो आप ड्राफ्ट लेके आए इसको फिर से लिख के लाइए, कुछ चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, कम से कम साल्वे जैसे बड़े वकीलों के लिए। और आज जब अरविंद दत्तार पहुंचे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो रमन्ना साहब जैसे सब कुछ भाप गए थे। और पंच परमेश्वर, जी हाँ, जज में जब ऊपर वाले की आत्मा समा जाती है तो फिर वो डरता नहीं है, दबता नहीं है, समझौता नहीं करता। और आज रमन्ना साहब ने कह दिया अरविंद दत्तार से कि ये जो इलेक्शन कमीशन में जो आप ये मामला देख रहे हैं कि
शिवसेना असली किसकी है, उद्धव ठाकरे की है या एकनाथ शिंदे की है? और ये जो सिंबल है धनुष बाण किसको जाएगा? इसे रोकिए, आप रुकिए इस पर। वो ये कहना चाहते थे कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मामले को देख रही हो तो इलेक्शन कमीशन से कहें थोड़ा इंतज़ार करें। अब ये एक और आप कह सकते हैं कि ऐसा तीर था जो ना सिर्फ दतार को चुभा, शिंदे कैंप को भी चुभा। अब दोस्तों, आप सुनना चाह रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे बेखौफ पत्रकार अशोक वानखेड़े को, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना। और ये तस्वीरें एक अलग पक्ष महाराष्ट्र का रखती हैं। और ये तस्वीरें हैं हाल फिलहाल की, जो मैंने आप कह सकते हैं आदित्य ठाकरे के ट्विटर हैंडल से ली हैं। और इन तस्वीरों को देखकर मैं भी चौंका, क्योंकि जहां जहां ठाकरे जा रहे हैं, जी हाँ, यंग ठाकरे जा रहे हैं, युवा ठाकरे जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे जा रहे हैं, भीड़ जैसे टूटती चली जा रही है, भीड़ जैसे उमड़ती चली जा रही है। आलम यह है कि अगर बरसात है तो छाता लगाकर भी सुनने वाले वहां मौजूद हैं। अब ये कौन लोग हैं? क्या ये शिवसेना का काडर है? क्या ये शिवसेना के समर्थक हैं? या ये आम लोग हैं जो कहीं ना कहीं त्रस्त हैं बेरोजगारी से, महंगाई से? या ये जो सरकार गिराने की जो साजिश है और बनाने की साजिश है उससे त्रस्त है? लेकिन एक चीज़ तस्वीर बता रही है, और तस्वीर झूठ नहीं बोलती, कि भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसी ही भीड़ है जो कभी 2014 में मोदी के लिए उमड़ती थी। और इन तस्वीरों पर, इस उमड़ती भीड़ पर, और ये जो महाराष्ट्र में एक तरह से सहानुभूति लहर से दिख रही, इस पर भी मैं कारण पूछूंगा अशोक वानखेड़े से। और मैं ये भी पूछूंगा कि आज अदालत ने जिस तरह से फिर से तेवर दिखाए, इसका असर महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के, जी हाँ, एक्सपर्ट, बहुत सीनियर पत्रकार, बेखौफ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। भाऊ, आज भी चीफ जस्टिस ने बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, और इस दौर में चीफ जस्टिस जिस तरह से गरज रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ। आपको क्या लगता है कि बैकफुट पर है इस वक्त बीजेपी और शिवसेना? शिवसेना से मतलब एकनाथ शिंदे। देखिए दीपक जी, कल जो डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट के लिए हम फिर कल सुनेंगे। उसके बाद आज फिर जो सवाल उठे, उस सवालों से कहीं ना कहीं फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट बैकफुट पे आता दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये शिवसेना ओरिजिनल हमारी है, और इस बात पे हुई तो उन्होंने जो वकील थे इलेक्शन कमीशन को, उसको पूछा तो उनने कहा कि सर हमारे पास तो जो भी आता है तो हमको कानूनन उन पे निर्णय तो लेना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम, अब आपने 8 तारीख को उनको अफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है, हम मंडे को ये तय करेंगे कि ये कौन से बेंच पे जाएगा, संविधान बड़े बेंच पे जाएगा, 5 संविधान के बेंच पे जाएगा, या इसमें हम निर्णय करेंगे, यह हम आपको मंडे को बताएंगे। तब तक यदि इन दोनों में से कोई भी पार्टी समय मांगती है तो आपको देना चाहिए। देखिए, ये बार-बार थोड़ा-सा दर्शकों के लिए भी ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो कानून बनाती है। विधानसभा और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये कानून बनाते हैं। उस कानून के तहत विभिन्न संस्थाएं चलती है। कुछ संस्थाओं को स्वायत्तता मिली हुई है, वो अपने हिसाब से चलती है, जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। कहते तो सभी स्वायत्त संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ ईडी भी और इनकम टैक्स भी और सीबीआई भी, सभी कहते हैं कि हम स्वायत्त संस्थाएं हैं। लेकिन क्या हो रहा है आपको भी पता है। लेकिन किसी भी कानून को परिभाषित करने का, उस कानून को समाज में चल रहे चीजों के साथ लागू करने का, और समय समय पे उस कानून को फिर से परिभाषित कर इंटरप्रिटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं, इसका काम सर्वोच्च न्यायालय का है। तो इलेक्शन कमीशन के काम में सर्वोच्च न्यायालय बाधा नहीं डाल सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन तय कानून से चले, यह तो सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है। तो अभी यह मसला पड़ा हुआ है कि शिवसेना ओरिजिनल किसकी। उन्होंने आज कहा जैसे कि कोई भी, आज उन्होंने, अशोक जी, आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, इलेक्शन कमीशन के बड़े सीनियर वकील वहां हाजिर हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि भाई आप अभी रुक जाइए, क्या आप रुक नहीं सकते? कांट यू होल्ड? आप बाद में देख सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी आज उन्होंने एक जो है बाउंसर मारी है। तो ये जो आप एक जी नहीं, इसके साथ उन्होंने एक सजेशन भी दिया, इनडायरेक्टली शिवसेना को ये सजेशन भी दिया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी में से एक पार्टी यदि समय मांगती है तो आपको देना चाहिए।
इसका मतलब जी। शिवसेना समय मांगे, इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन लगाए कि 8 तारीख का जो आप एफिडेविट मांगते हैं, इसको हमें और 10 दिन का समय चाहिए, और वो समय देना होगा। क्योंकि यदि ये संविधान पीठ पे मामला चल जाता है कि पार्टी कौन सी ओरिजिनल, यदि ये बातें संविधान पीठ पे चली जाती है, तो जब तक संविधान पीठ इसको रेखांकित नहीं करता, तब तक फिर इलेक्शन कमीशन को भी इंतजार करना होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस कानून के तहत ये कार्रवाई करेगा, वो कानून पे ही प्रश्न उठे हैं। उस कानून को फिर से परिभाषित और ठीक से जज करने की बात हो रही है, इसलिए संविधान पीठ पे चीजें जाएगी। तो उन्होंने भाऊ आज क्या फिर हम संविधान जी, हम क्या माने इसको? हम आप जो बोल रहे हैं, हम इसको इस तरह से देखें कि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के इस वक़्त, और जो उनका डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस और शिंदे दोनों ही इस वक़्त घबराए हुए हैं, बैकफुट पर हैं। बिल्कुल बैकफुट पर है। मैं तो अब कल भी मैंने कहा आपको कि वो कहे कुछ भी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कई जगह पे बैकफुट पे है। महाराष्ट्र में बढ़ती हुई समस्याएं, किसानों ने आत्महत्या फिर शुरू कर दी है। 3 किसान एक ही जिले में आत्महत्या करते हैं एक ही दिन में। ये मामले है, बाढ़ का मामला है, बाकी कई चीजें हैं, और मंत्री 2 है, भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, पैसे की किल्लत अपने जगह पे है, और उसके बाद विरोधी जो तीनों पार्टियां हैं वो लगातार हमलेवार है। दूसरी ओर जो 40 का कुनबा है, वो देवेंद्र फडणवीस को तो कोई चिंता नहीं, उनके 106 इंटैक्ट है, लेकिन जो 40 का कुनबा है एकनाथ शिंदे का, उस कुनबे को संभाल के रखना, मंत्री पद की रेवड़ियां बांटना, फिर उनको खुश करना, ये तमाम बातें जो है ये बहुत बड़ी कसरत है, जिससे वो अभी पूरी तरह से घिरे हुए हैं। एक चीज़ जो देखने में आ रही है, मैं आज कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, अखबार देख रहा था महाराष्ट्र के, और आदित्य ठाकरे के मैं सोशल मीडिया के जो उनके अकाउंट्स हैं वो भी देख रहा था, ट्विटर पे, फेसबुक पे। वो जहां-जहां महाराष्ट्र में जा रहे हैं आदित्य ठाकरे, इतनी भीड़ टूट रही है, इतनी भीड़ टूट रही है, ऐसा लगता है जो भीड़ मोदी के साथ 2014 में चलती थी, इस तरह की भीड़, लोग हाथों हाथ उठा रहे हैं, कोई कंधे पे बैठा रहा है। ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये शिवसेना का काडर है? और अगर ये काडर है तो ये इशारा क्या कर रहा है? देखिए, 2 टाइप के लोग मिलने आ रहे हैं। एक तो शिवसेना का वो फुट सोल्जर है, मैं उसको कैडर भी नहीं बोलता, वो फुट सोल्जर है। वो रास्ते पे उठा के झंडा लेके अपने घर की रोजी रोटी खा के, अपना खून पसीना बहा के, समय आया तो अपने को जेल में दलवा के, अपनी जिंदगी अपना सब कुछ स्टेक पे लगता है, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे पागलपन है उसका, उसका मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के पीछे पागलपन है, और वो कहीं ना कहीं शिवसेना से जोड़ता है अपने आप को, बाला साहब ठाकरे से जोड़ता है। तो बाला साहब ठाकरे का यदि ग्रैंडसन आता है तो वो ग्रैंडसन के साथ जाते हैं। देखिए दीपक जी, हम बार बार कहते हैं कि परिवारवाद जो है राजनीति में होना नहीं चाहिए। ये परिवारवाद के खिलाफ आप भी है, परिवारवाद के खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन जो सामने है उससे आंख मूंदे भी नहीं जाई जाती। जो सामने दिखता है, यदि परिवारवाद होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी, यदि बाला साहब ठाकरे के नाती के लिए, नातू जो ग्रैंडसन है उसके लिए यदि भीड़ उमड़ती है, तो फिर हम ये माने कि जनमानस उनको आज भी मराठी मानुस का प्रतिनिधित्व मानता है। दूसरी बात, ये जो कुछ भीड़ होती है कि जो घर पे, ज्यादातर मराठी लोग इतने पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसे रास्ते पे उतर के एकदम समर्थन देने के इसमें नहीं, वो अपना जाके वोट देते, बहुत कुछ हो गया तो अपने बात करेंगे, आपस में बात करेंगे। लेकिन ये जो रास्ते पे लोग उतर आए हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है बार बार कि इस परिवार के साथ गद्दारी हुई। उस गद्दारों के खिलाफ जो आक्रोश है वो आपको रोड पे दिखाई देता है। नॉर्मल रूट में यदि सब कुछ नॉर्मल चलते हुए आदित्य चले जाते तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन आज उनके समर्थन में लोग इसलिए उतरे हैं कि गद्दारों को सजा देनी होगी। तो महाराष्ट्र के इतिहास में, या पेशवाई के टाइम पे भी गद्दारी बहुत हुई है। तो मराठा साम्राज्य को गद्दारी की जो एक कीड़ा लगा हुआ था, वो कीड़ा क्या आज भी बरकरार है, जिंदा है? ये सवाल आम आदमी के मन में उठ रहा है। इसीलिए लोग कहीं ना कहीं उद्वेलित होके, दूसरी बात, ये जो लोग बार बार कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के लिए, इसलिए पूरा मराठी वोटर हंस रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता की बात होती है, हिंदुत्व की बात नहीं होती है। और यदि मराठी अस्मिता की बात है, तो फिर दिल्ली दरबार के सामने हमारे मुख्यमंत्री 6-6 बार नतमस्तक क्यों होते हैं? सवाल ये है। यदि मराठी साम्राज्य की बात है तो कई सारी इंस्टीट्यूट, बीजेपी और सेना जब सत्ता में थे, उसमें सेना भी उतने ही पाप में भागीदारी है। कई महाराष्ट्र से इंस्टीट्यूट गुजरात चली गई, तब ये लोग कहां थे बोलने वाले? तो कहीं ना कहीं यहाँ मराठियों का दमन हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मुंबई को फिर से महाराष्ट्र से अलग करने की राजनीति हो रही है। ऐसे असंख्य सवाल लोगों के मन में भी है।
और ये जो लोग 40 लोग गए, ये कौन थे? ये कभी ऑटो चलाते थे, कोई टेम्पो चलाता था, कोई टिकट ब्लैक करता था, कोई दारू का अड्डा चलाता था, देसी दारू बनाता था, कोई पान की टपरी पे पान लगाता था। ये लोग उठ के आज मंत्री बने। तो शिवसेना ने कुछ नहीं दिया ऐसा बोल नहीं सकते। जिनकी औकात ऑटो की थी आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इसलिए घूम रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर सब है शायद, शिवसेना ने दिया है, हेलीकॉप्टर है हेलीकॉप्टर उनके से चल पास। रहे हैं, है ना? तो ये जो लोग हैं इनको बनाया शिवसेना ने, एक शिवसेना को सवाल मैं कुछ आपसे नहीं दिया। और पूछना चाह रहा हूँ, एकनाथ शिंदे को जो प्रोजेक्ट बीजेपी कर रही है, उसमें कहा जा रहा है कि साहब एकनाथ शिंदे ने ये पार्टी खड़ी करी पिछले 5 साल में, वरना पार्टी तो चली गई थी बाला साहब के जाने के बाद। तो एकनाथ शिंदे ने इस खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। लेकिन अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि शिंदे साहब का जो गांव है वहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया उन्होंने, और जो डेवलपमेंट हुआ है उसके नाम पर वहां हेलीपैड बना है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। तो ना वहां अच्छे स्कूल हैं, ना वहां अस्पताल इन्होंने बनाए। तो क्या एकनाथ शिंदे को सिर्फ प्रोजेक्ट किया जा रहा है? वास्तव में उनकी राजनीति किस प्रकार की, ये हम जानना चाह रहे थे। देखिए, एकनाथ शिंदे को मराठा नेता करके प्रोजेक्ट करने का इनका एक प्रयास है, और वो अपने आप को बीजेपी किसान का। कहते हैं, बीजेपी का। और एकनाथ शिंदे अपने आप को किसान कहते थे, क्योंकि जिस गांव से वो आए, सातारा से, जब उनके पिताजी आए थे तो बहुत छोटे थे जब ये आए थे। उनके पिताजी माइग्रेट हुए थे ठाणे में। उसके बाद तो उनके गांव से कोई लेना देना नहीं था। जब मंत्री हुए तो अपने गांव चले गए। अब माधवराव सिंधिया का पूरा परिवार, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में मंत्री है, ये महाराष्ट्र के एक गांव से आते हैं, ओरिजिनल परिवार वहां से है। अब ये कभी कभी जब बड़े हो जाते हैं तो ये कभी कभी अपने गांव वापस चले जाते हैं। महाराष्ट्र में आते तो उस गांव में जाते हैं। गांव अभिभूत होता है कि हमारे पुराने जो सरदार थे सिंधिया, शिंदे सरदार, वो वापस आ गए हैं, नए गांव आ गए हैं। लेकिन उस गांव के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं है। अब इनको अपने आप को किसान को जोड़ने के लिए उस गांव में जो खेती है वो बताते हैं कि मेरा मेरा गांव है, मैं उस ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैं किसान हूं, मैं मराठा हूं। मराठा राजनीति में कभी भी इनको तोला नहीं गया, क्योंकि शिवसेना ने कभी मराठा की राजनीति नहीं की, उन्होंने मराठी की राजनीति की। मराठा राजनीति और मराठी राजनीति में बहुत फर्क है। भाऊ, आप महाराष्ट्र के गांव गांव गए हैं और आप मराठी हैं, मराठी भाषा समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। गांव वाले जो है इस वक्त मोदी जी को कैसे देख रहे हैं? वो मोदी जी जो 2014 में पूरे महाराष्ट्र में चमके थे, या थोड़ी सी बहुत उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है? बहुत ज्यादा गिरावट आई है, बहुत ज्यादा ब्रांड ये मार खाया हुआ है। अब लोग मन की बात पे लोग हंसने लगे, व्यंग करके सुनते हैं। आप आज बताइए मुझे, वो खबर देश के सभी अखबारों में छपी होगी। मराठियों में, मराठी अखबार तो आज इतने गोदी नहीं हुए हैं, वो छापते हैं। क्या आपको पता है प्रयागराज प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है? प्रयागराज में आज वहां के अस्पताल से एक वाराणसी। बाप ने अपने बेटी की लाश, एम्बुलेंस नहीं मिलती है करते, उस बेटी की लाश पोस्टमार्टम के बाद अपने गांव खंडे पे लेके गया है वो अपना बाप। एक बेटे की लाश 15 किलोमीटर चलने के बाद किसी आर्मी के यूनिट ने देखा कि ये डेड बॉडी लेके जा रहा है, तो उसको लिफ्ट देके गांव तक पहुंचाया। वहां एम्बुलेंस तक नहीं मिली, वो गिड़गिड़ाता रहा, इलाज में पूरा पैसा खर्चा हो गया, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि बेटा 12 साल का था। आप सब इमेजिन कीजिए उस बाप की ये स्थिति है आज। उसके बाद में जब ये वीडियो वायरल होता है, खबरें छपने लगती है, तो उसके बाद में बात आती है कि अब इंक्वायरी होगी, डीएम इंक्वायरी करेंगे, ये कैसा हुआ, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली। लेकिन क्या ये वस्तुस्थिति नहीं है देश की? हम मंगल पे जाने की बात करते हैं, तिरंगा लहराने की बात करते हैं, हम किस बात पे इतरा है तिरंगा? आज इस बाप को पूछो जिसने 12 साल के बेटे की 15 किलोमीटर लाश खड्डे को उठाई है, आज उसको पूछो वो तिरंगा किस दिल से लहराएगा? मात्र काशी का कॉरिडोर देखने लोग नहीं आते, जिसको 10 रुपए एंट्री टिकट लगा दिया। मात्र अयोध्या पे 23,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आने से देश का भला नहीं होता। देश का भला होता है वो डेड बॉडी को कम से कम अपने घर में सम्मानजनक स्थिति को पहुंचाने की। कहां गई आपकी योजना लाभान, वो जो इंश्योरेंस की योजना थी? क्यों नहीं उस आदमी को, कैसा उस आदमी को अपने बच्चे को बचाने के लिए? ये वस्तुस्थिति है देश की। तो हम क्या माने भाऊ, नेताओं के अगर बाकी सारी चीजें तो ये सारी चीजें लोगों के नजर में है। सत्ता का अब खेल इतना घृणित हो चुका है कि 40 विधायक जिनके पास है उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सत्ता में आना है। सत्ता का लालच के आपको 5 साल भी नहीं रोक सकता। भाऊ 5 चलते साल में तो चलते चुनाव हो ही जाते हैं ना, 2.5 एक साल चीज तो निकल पूछना ही आपसे। गए, 2.5 साल और रोक लेते। जी भाऊ, एक चलते चलते एक सवाल आखिर में एकदम, हालांकि आखिरी सवाल मैं पहले कर चुका था लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया।
ये बताइए कि अगर बीएमसी का चुनाव हो जाता है तो अब स्थिति क्या होगी? क्या उद्धव ठाकरे बाउंस बैक करेंगे? क्या हम सोच सकते हैं उद्धव ठाकरे वापस आ सकते मैं हैं? आपको पहले भी कह रहा था कि मैं उद्धव ठाकरे के इमरजेंस को बीएमसी चुनाव से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव मात्र आपको 2 महीने पे आए हुए हैं। उद्धव ठाकरे के कई लोग ईडी के रडार पे हैं, पैसे की भयानक किल्लत होगी। दूसरी बात, गुजराती और वैश्य समाज अपने आप को अब सीधा दिल्ली से जोड़ने लगा है। नॉर्थ इंडियन लोग जो थे वो अपने आप को अपने राज्यों से जोड़ते हैं, वहां से प्रॉब्लम है। मुंबई में जो मराठी आदमी है वो तड़ कोकण से आते हैं। कोकण के 2 जिले सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में किस हिसाब से करवट बदलेगा, क्योंकि सिंधुदुर्ग में लगातार प्रयास कर रहे हैं नारायण राणे जिले पे कब्जा करने का। रत्नागिरी में अभी जो सामंत है जिनके गाड़ी के ऊपर हमला हो गया, वो अभी भागादौड़ी करेंगे। यदि वहां समीकरण बदलते हैं तो ये इलेक्शन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं इस इलेक्शन से भी बड़ा जो सही टेस्ट होगा वो विधानसभा का टेस्ट होगा। इस चुनाव में तो अभी उनके पास वो भी नहीं होगा, सिंबल भी मुझे नहीं लगता। सिंबल 2 महीने में चुनाव है, 2 महीने के बीच में यदि ऐसा ही मामला लटकता गया तो फिर इलेक्शन कमीशन इतना तो करेगा कि सिंबल फ्रीज करेगा। जब सिंबल फ्रीज होगा तो नए सिंबल के साथ लड़ने होंगे। लोग तो उनके पास है लड़ने के लिए, स्ट्रीट फाइटर भी है, लेकिन चुनाव में पैसा भी लगता है। वो पैसे की किल्लत बहुत होगी, क्योंकि कोई पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। जो शिवसेना को मदद करेगा वो ईडी के रडार पे आएगा। ये अब समीकरण बन चुका है। इसलिए बहुत ही मुझे लगता है कि कॉशियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम इमर्ज हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अगला विधानसभा चुनाव जो है वो टक्कर का होगा और वहां शिवसेना की सही मायने में परीक्षा होगी। एकनाथ शिंदे गुट तो ये समझ में नहीं आता है कि अगली उस चुनाव तक वो बीजेपी में साथ में लड़ेंगे, बीजेपी के साथ समर्पित हो जाएंगे, किसी विलय होंगे, क्योंकि तब तक ये जो संविधान पीठ का जो निर्णय है, ये निर्णय बहुत सारा चीजों को रेखांकित करेगा। यदि उस निर्णय ने इसको एक गुट बना दिया तो इस गुट को विलय करना जरूरी है, और यदि विलय होता है तो कहां होता है, ये भी देखने की बात। अब दोस्तों, अगर रंजन गोगोई जैसे जज, अगर वो चीफ जस्टिस हों जिन पर कई तरह के आरोप लगे, जिन्होंने राफेल में एक ऐसा फैसला दिया कि सरकार पर जितने भी आरोप लग रहे थे क्लीन चिट मिल गई, और बाद में देश ने ये भी देखा कि रंजन गोगोई राज्यसभा के सांसद बन गए, इनाम मिला उनको, और काफ़ी उनकी आलोचना हुई, उन्होंने सफाई भी दी। लेकिन उसी कुर्सी पर जब ये शख्स आ गया है तो फिर सत्ता का जो घबराना है वो लाजमी है। तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सवाल पे सवाल कर रहे हैं, सरकार गिराने को लेकर, एमएलए जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किए, जिस तरह से 10 दिन जो उन्होंने सुनवाई के टाले थे उसमें सरकार बना ली फडणवीस और एकनाथ शिंदे पे, ये सारे जो सवाल कर रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने सवाल किया, इसका लॉजिकल एंड क्या होगा, इसका जजमेंट क्या आएगा अगर तेवर ये रहे। बस एक चीज़ है कि हमें ये देखना होगा कि क्या वो रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रही है, क्या वो उसके सदर हुए हैं, क्या उसकी अध्यक्षता करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, या वो विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उनका रिटायरमेंट का टाइम बहुत क्लोज है। तो एक रिटायरमेंट आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा इशू है, और हमें देखना पड़ेगा कि 8 अगस्त यानी मंडे को जब फिर से अदालत बैठेगी और जो बेंच बनेगी उसमें क्या रमन्ना साहब होते हैं या नहीं होते, ये देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, और मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि महाराष्ट्र सरकार की चाबी अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। तो देखते हैं वो चाबी कौन सा ताला खोलती है, किसके लिए ताला खोलती है। मैं अपडेट करता रहूँगा। आपके सजेशन मुझे चाहिए कि किस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं, इसलिए मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ, कमेंट बॉक्स देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको सवालों के जवाब देने का। और हाँ, आखिर में जो मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए व्हाट्सएप पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक वगैरह पे। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।